स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 2020 जून पेपर, जिसमें हम P1 सॉल्व करेंगे फिजिक्स का पेपर। इस लेक्चर में हम P1 के जितने भी एमसीक्यूज हैं सबको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे तरीके से और उसको सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर? तो वेक्टर क्वांटिटी हमने बतानी है एक्सेलरेशन। यस, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेलोसिटी से बनती है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड एक्सेलरेशन में हम डायरेक्शन को मेंशन कर सकते हैं, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द डायग्राम शोज द रिजल्टेंट आर ऑफ 3 and 4 forces that act at a point P. The angle between the 3 Newton force and the 4 Newton force can be any value from 0 to 90 degree. Which value R is not possible? तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है? स्टूडेंट तो देखेंगे दोनों सेम क्वाड्रेंट में हैं, यानी कि ये जो एंगल है 90 डिग्री से कम है, दोनों सेम फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इट्स मीन ये दोनों फोर्सेस ऐड हो रही हैं। अगर ये दोनों फोर्सेस ऐड हो रही हैं तो आंसर जो है वो 4 और 3 इन दोनों से ग्रेटर आएगा, यानी कि 3 भी पॉसिबल नहीं आंसर है ना, 4 भी पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों को ऐड होकर आंसर इनसे ज्यादा आएगा, 5 भी आ सकता है, 6, 7 कुछ भी आ सकता है। तो पॉसिबल क्या नहीं है? 4 पॉसिबल नहीं है और 3 भी पॉसिबल नहीं है। तो ए ऑप्शन 4 है, 4 पॉसिबल नहीं है। तो उसने भी यही पूछा था कौन सा आंसर पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रोमीटर? तो हम माइक्रोमीटर को यूज करके क्या मेजर कर सकते हैं? वी नो दैट माइक्रोमीटर लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ए ऑप्शन है एरिया, नो। बी ऑप्शन करंट, नो। सी ऑप्शन लेंथ, यस। माइक्रोमीटर से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। Stopwatches are used to time the runner in a race. The stopwatches show the time records for the winner and another runner. What is the difference in between the winner and the other runner? तो हमने देखना है इन दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना आया। तो टाइम में डिफरेंस क्लियर करने के लिए हम सिंपल करेंगे कि इनको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। विनर की जो मेजरमेंट है वो 0.05776। ओके स्टूडेंट्स, 14 में से 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। यहाँ से एक कैरी लेंगे तो यहाँ कैरी आएगा 6 स्टूडेंट्स, क्योंकि यह देखो ना 1 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये जो कैरी आएगा ये 6 आएगा। और 6 से एक कैरी लेंगे नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 और यहाँ पर रह जाएगा 5। तो 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा और ये 5 में से 5 0 और यहाँ तो वैसे भी 0 रह गए। तो 608 मेजरमेंट हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। स्टूडेंट ये मैंने आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बताई है। अगर आप जल्दी कोई ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो सिंपली हम इस तरह इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसने 57 सेकंड्स में डिस्टेंस कवर किया और इसने 1 मिनट 3 सेकंड में, तो ऑलमोस्ट 6 सेकंड ऊपर बनते हैं। डिफरेंस 6 सेकंड का आ रहा है, तो आप 6 सेकंड चूज कर लें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। Two cameras are known distance apart. The exact time that a vehicle passes each of the camera is recorded. What can be obtained from the information? तो information से हमें क्या पता चलेगा? Average acceleration of the vehicle? No. जो speed camera है वो speed बताते हैं, acceleration तो बिल्कुल नहीं बताते। Average speed of the vehicle? Yes. Average speed वो vehicle की बताएंगे, तो B part correct होगा। Okay students, question number 6 की तरफ चलते हैं। A car of weight 11,000 Newton moves with constant velocity along a horizontal road. A driving force of 5,000 Newton acts on the car. What is the force opposing the motion of the car? वो कार जो है वो पहले मूव कर रही है, एक मोशन उसकी कांस्टेंट है, तो उसकी कांस्टेंट मोशन अपोज करेगी इस फोर्स को। क्यों? क्योंकि ये मोशन उसकी स्टेट को चेंज करना चाह रही है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाह रही है। तो जितनी हमने फोर्स लगाई है सारी की सारी फोर्स जो है वो मोशन को अपोज करेगी। तो यानी कि ए पार्ट ही करेक्ट है, 5000 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। अ मैन विद एन ओपन पैराशूट फॉल्स टू अर्थ एट कांस्टेंट स्पीड। द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट: P the upward force of the parachute on the man, okay. Q the upward force of the man on the earth, okay. R the downward force of the earth on the parachute. S is the downward force of the man on the parachute. Which two forces are Newton's third law? तो कौन सी न्यूटन थर्ड लॉ के फोर्सेस हैं जो कि एक्शन एंड रिएक्शन वाला कांसेप्ट क्लियर करेंगे? तो फर्स्ट फोर्स है द अपवर्ड फोर्स ऑफ द पैराशूट ऑन द मैन। तो पैराशूट मैन पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो मैन पैराशूट पर जो फोर्स लगाएगा वो रिएक्शन होगी। तो हम देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है हमारे पास जिसमें डाउनवर्ड फोर्स लग रही हो
मैन अप्लाई कर रहा हो पैराशूट पर, यस, तो इट्स मीन P एंड S जो है वो एक दूसरे के एक्शन एंड रिएक्शन यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ का पेयर है। तो P एंड S सी पार्ट में है, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द डायग्राम शोज अ मोटरसाइकिलिस्ट लीनिंग ओवर इन ऑर्डर टू टर्न द कॉर्नर टू द लेफ्ट, व्हिच फोर्स कॉजेस हिम टू टर्न। तो कौन सी फोर्स यहाँ पर टर्न करने में हेल्प कर रही है? वी नो दैट अगर कोई मोटरसाइकिलिस्ट टर्न हो रहा है इट्स मीन कि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी होती है। तो अगर ये मोटरसाइकिलिस्ट कुछ इस तरह टर्न हो रहा है इट्स मीन सेंटर जो है वो इस तरफ बनेगा, तो जो ए फोर्स है जो सर्कल के सेंटर की तरफ अप्लाई होगी वो इसे हेल्प करेगी कि ये इजीली टर्न हो सके। तो ए फोर्स है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, an object weighs 40 Newton on Earth, where the gravitational strength is 10 Newton per kg. The object is taken to a planet where the gravitational strength is 4 Newton per kg. Which row is correct? Mass of the object is 4 kg. अगर ऑब्जेक्ट का मास 4 kg हो तो उसका वेट कितना होगा न्यू प्लेनेट पर? तो स्टूडेंट्स वी नो दैट कि वेट हम किस तरह फाइंड करते हैं, मास को मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि है 4। तो अगर 4 मास है तो वेट हमारा होगा 16 न्यूटन। तो यहाँ पर ऑप्शन है यस 4 मास एंड वेट 16 न्यूटन, इट्स मीन बी पार्ट ही करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द डायग्राम शोज द इक्विपमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ओके, व्हिच इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो कौन सी इक्वेशन है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को मेजर करेगी? वी नो दैट कि डेंसिटी जिसे हम d से भी डिनोट कर सकते हैं और रो से भी डिनोट करते हैं, वो होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो सब में ही डिवाइड हो रहा है, ठीक है, सॉरी ये वाला। तो हम देखते हैं मास ऑफ द बीकर एंड लिक्विड माइनस मास ऑफ द बीकर। यस, अगर लिक्विड की हमने डेंसिटी फाइंड करनी है तो लिक्विड के मास को लिक्विड के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो लिक्विड की डेंसिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं मास ऑफ द बीकर एंड लिक्विड, यस, उसमें से मास ऑफ द बीकर माइनस करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ लिक्विड बच जाएगा ऊपर, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा। हम इस प्लेलिस्ट में 2011 से लेकर 2020 तक के जितने भी पेपर्स हैं फिजिक्स के P1 वो सब सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने उनका सोल्यूशन अभी तक नहीं देखा तो यहाँ ऊपर आने वाले आइकन पर क्लिक करें और वो प्लेलिस्ट शुरू से लेकर एंड तक जितने भी पेपर्स हैं वो सब देख लें ताकि आपकी तैयारी पेपर्स के लिए बहुत अच्छी हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। Which single atom can be used to find the center of the mass of the plane lamina of irregular shape? तो सेंटर ऑफ द मास मेजर करने के लिए हम प्लम लाइन यूज करते हैं जिसमें हमारे पास एक वर्टिकल पिन होती है जिससे हम सेंटर ऑफ मास मेजर कर देते हैं, और स्केल भी यूज करते हैं, पेंसिल भी, वो एक्स्ट्रा थिंग्स है। ओके, ऑप्शन ए है अब बैलेंस, नो। बी है मेजरिंग टेप, नो। सी है माइक्रोमीटर, बिल्कुल भी नहीं। डी है वर्टिकल पिन, यस, वर्टिकल पिन को हम यूज करते हैं, तो डी पार्ट ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। अ स्टूडेंट मेक्स अ मॉडल टॉय which balance on the end of the metal rod. Okay, why are there weights need? तो ये वाले वेट क्यों चाहिए हमें? इन वेट्स के बिना ये रॉड बैलेंस नहीं होता। तो उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन स्टूडेंट ये होती है कि जब वेट ज्यादा, मास ज्यादा जो है वो नीचे आ जाता है तो जो सेंटर ऑफ मास बनना है ऊपर वो लोअर हो जाएगा यहाँ पर। जितना सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा उतना ज्यादा ये इंस्ट्रूमेंट होल का होल बैलेंस होगा। तो सेंटर ऑफ मास को बिलो करने के लिए, नीचे लेके आने के लिए हम इन वेट्स को ऐड करते हैं। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। They increase the pressure on the rod, no. They increase the weight of the model, no. They lower the center of mass below the top of the rotor, yes. ये सेंटर ऑफ मास को बिलो कर देती है जो कि बैलेंस होने में हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। An unstretched elastic cord of length 15 cm stretches by 4 cm. When a weight of 6 Newton is suspended for it, the cord does not exceed the limit of proportionality. What is the total length of the cord when the weight is 3 Newton? जब हम 6 न्यूटन का वेट अप्लाई करते हैं तो 4 सेंटीमीटर इंक्रीज होता है, और अगर हम 3 सेंटीमीटर का वेट अप्लाई करेंगे क्योंकि वेट हाफ हो गया तो एक्सटेंशन भी हाफ हो जाएगी। तो अब जो एक्सटेंशन आएगी 2 सेंटीमीटर होगी।
लेकिन टोटल उसने पूछा है लेंथ कितनी हो जाएगी कॉर्ड की। तो 15 सेंटीमीटर तो उसकी नेचुरल लेंथ है, वो तो कोई वेट हो या ना हो 50 सेंटीमीटर तो रहना है उसने। तो 15 में जब 2 ऐड होगा तो टोटल हो जाएगी 70 सेंटीमीटर। तो डी पार्ट करेक्ट होगा, यानी कि 17 सेंटीमीटर जो है वो टोटल लेंथ हो जाएगी कॉर्ड की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट डेप्थ इन लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। ओके, इन विच लिक्विड एंड एट व्हाट डेप्थ इज द प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट इज द ग्रेटेस्ट। तो कहां पर जो प्रेशर है वो ग्रेटर होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट कि जो लिक्विड का प्रेशर है वो कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं रो जी एच। यहाँ पर रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, एच हाइट है जिसे हम डेप्थ कहेंगे, और जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ओके, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा, तो हम इसे अभी इनिशियली इग्नोर कर देते हैं। आपको अगर मेजरमेंट फास्टली करनी है, अगर एक्यूरेट आंसर लेके आना है तो फिर आप इग्नोर ना करें। चलें, तो मैं जो है इसे कैलकुलेट कर दूंगा, हमें करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचना है। हमें यहाँ पर मेजरमेंट करेक्ट करने का हमें कोई स्वाब नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर डेंसिटी है, ये रो है डेंसिटी, एंड ये डेप्थ है यानी हाइट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4000। ओके, करेक्ट आंसर जो है 40,000 है। वैसे प्रेशर हम प्रेशर फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम करेक्ट आंसर फाइंड कर रहे हैं। तो हमने देखना है ग्रेटेस्ट प्रेशर किसका आएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जहां सबसे ज्यादा ग्रेटर होगा वही करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी है 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,000। एंड देन 12 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 12 4800। ओके स्टूडेंट, ये 4.0 है, एंड 1200 मल्टीप्लाई बाय 10 तो आ जाएगा 12,000। तो सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो 12,000 ही है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। A small vessel of volume 3 centimeter cube contain air at pressure of 100 kilopascal. The small vessel is connected to a syringe. The piston is fully inserted into the syringe. Okay. The piston is moved slowly to the right so that the air in the syringe has a volume of 12 centimeters square. The temperature of the air does not change. What is the pressure of the air in the syringe? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि पहले ये जो सिरिंज है इसमें जो वॉल्यूम है एयर का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है और प्रेशर है 100 किलो पास्कल। 1000 कहने लगा था मैं, 100 किलो पास्कल। तो हमने ये सिरिंज में ये पिस्टन फुली अटैच है, हमने इस पिस्टन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है और इतना बैकवर्ड ले गए हैं, मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन बना लेता हूँ कि इसका जो वॉल्यूम है, जस्ट इसकी बात हो रही है अभी, वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि इसके अंदर जो एयर है उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, स्क्वायर में नहीं आएगा वॉल्यूम। तो हमने ये फाइंड करना है कि अब टोटल प्रेशर कितना है। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P2 प्रेशर हमने फाइंड करना है। P1 प्रेशर कितना है, 100 किलो पास्कल है, तो मैं 100 लिख देता हूँ ताकि आंसर भी किलो पास्कल्स में ही आ जाए। वॉल्यूम हमारे पास इनिशियली 3 था, प्रेशर 2 हमने कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम 2 जो है वो अब टोटल वॉल्यूम हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स पुट करना है। 12 एंड 3 टोटल कितना हो जाएगा, 15, एंड देन आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 15, तो कितना होगा आंसर। P2 प्रेशर हमारे पास कितना आ जाएगा, मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 300 डिवाइडेड बाय 15, आंसर आ जाएगा 20। तो P2 जो है वो आएगा 20 किलो पास्कल्स में। ये बात याद रखिए क्योंकि मैंने किलो को कन्वर्ट नहीं किया था यहाँ पर, तो ये पार्ट करेक्ट 20 किलो पास्कल। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। A rocket of mass m when empty carries a mass of m of fuel. The rocket and fuel travels at speed v. The engine of the rocket is fired and all of the fuel expelled. The speed of the rocket increased to 2v. What happens to the kinetic energy of the rocket? So we know that the kinetic energy जो है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर मैं हर चीज है उसे सोल्व करके आपको बताता हूँ, लेकिन पेपर में सोल्व करना जरूरी नहीं है। ये सारी कैलकुलेशन माइंड में करेंगे तो जल्दी आपका पेपर सॉल्व होगा। हमारे पास जो वेलोसिटी है वो अब इंक्रीज हो गई है 2v का स्क्वायर, तो जो फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 4 को यहाँ लिख लिया मैंने, और हाफ एम वी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रॉकेट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। इट इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। अ कार ऑफ मास 1000 kg इज ड्राइवन 200 मीटर अप
and inclined so that it rises 50 meter vertically. The acceleration of free fall g is 10 meter per second square. What is the gain in gravitational potential energy? तो स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है और वी नो दैट कि उसका फॉर्मूला होता है mgh. तो मास यहाँ पर कितना है 1000 kg शुरू में बताया गया है हमें, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 होता है और हाइट जो है हमारे पास जिसे मूव किया गया अपवर्ड डायरेक्शन में इस मास को 50 मीटर है. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 500,000. तो यानी कि सी पार्ट करेक्ट होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं. In which situation is energy being released by the fusion of hydrogen nuclei to form helium? ओके, तो कहाँ पर फ्यूजन हो रही है स्टूडेंट? फ्यूजन जो है वो स्टार्स में होती है. तो यहाँ पर स्टार का एक ही ऑप्शन है जो कि है सन. तो सन में फ्यूजन हो रही है तो डी पार्ट करेक्ट होगा, क्योंकि वी नो दैट कि जो स्टार्स होते हैं उनके कोर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है और फ्यूजन रिएक्शन करवाने के लिए आपको पहले से बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है. क्वेश्चन नंबर 19 है द मेन स्टेज इन द ऑपरेशन ऑफ द कोल फायर्ड पावर स्टेशन आर लिस्टेड. दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर. ओके, one है the turbine turns a generator, water in the boiler becomes hot, steam turns a turbine, burning coal produce thermal energy, electromagnetic induction produce electrical energy, steam is produced. The flow chart shows the first two stages. Okay, what is the correct order of the remaining stages? तो मैं यहाँ पर correct order बना लेता हूँ. एक coal fired power station है, तो कोल को जब हम बर्न करते हैं तो सबसे पहले हमारी हीट एनर्जी जो है वाटर को ट्रांसफर होती है और वाटर बॉयल होता है. तो फर्स्ट ऑप्शन तो बर्निंग ऑफ कोल प्रोड्यूस थर्मल एनर्जी ये लिख दिया गया है और इसके बाद वाटर और बॉयलर में हॉट होगा ये भी लिख दिया गया है. उसके बाद क्या होगा? स्टीम टर्न्स अ टरबाइन, स्टीम इज प्रोड्यूस. यस, उसके बाद स्टीम प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पर 6 आएगा क्योंकि वाटर को बॉयल करने से स्टीम प्रोड्यूस होती है. वो जो स्टीम है वो टरबाइंस को टर्न करेगी और उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो 3 आएगा. तो टरबाइन के टर्न होने से जनरेटर ऑन होगा तो उसके बाद ऑप्शन 1 आएगा और जनरेटर के ऑन होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. तो ये ऑर्डर देख लेते हैं हम कहाँ पर है 6, 3, 1, 5. ये तो ऑप्शन ए ही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं. इन विच सिचुएशन इज देयर नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी? यहाँ पर एनर्जी कहाँ ट्रांसफर नहीं हो रही? अ कार बैटरी टर्न्स द स्टार्टर मोटर. ट्रांसफर हुई एनर्जी. अ कार मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल रोड एट कांस्टेंट स्पीड. तो एनर्जी प्रोवाइड हो रही होती है कार को भी. अ सोलर पैनल वार्मिंग वाटर. सोलर पैनल वाटर को वार्म कर रहा है, इसमें एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है. अ स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ एट कांस्टेंट हाइट. यस, इसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही क्योंकि इसमें स्पेसक्राफ्ट की मोशन की डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती, बस उसको उसकी डायरेक्शन को टर्न किया जा रहा होता है जो कि अर्थ की ग्रेविटी फोर्स की वजह से होता है. तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें क्योंकि इस चैनल पर हम फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं. तो आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताइएगा, हम उनका सोल्यूशन आपको अपलोड करें.